नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है, जो कि हमारा है लेक्चर 10 नंबर का। ठीक है, 10वें नंबर पे जो लेक्चर है आपका वो है पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग एवं उसके जो ऐतिहासिक आंदोलन थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम उत्तराखंड के प्रशासनिक जो चैप्टर है वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आज लास्ट हमारा हिस्ट्री का लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो जिसमें संपूर्ण जो चीजें हैं एक एक करके चीजों को देखेंगे हम लोग। श्रीनगर सम्मेलन जो होता है, ठीक है, जहाँ से उत्तराखंड बनने की बात चलती है धीरे धीरे, आगे यूकेडी का गठन होता है, फिर अलग अलग से जितने भी यहाँ पे दल बनते हैं, परिषद बनते हैं, सबको हम देखते हुए चलेंगे। फिर उत्तराखंड राज्य के लिए जो उत्तराखंड राज्य बनता है उसके लिए कौशिक कमेटी बनती है। ठीक है, तो जो आपका राजधानी के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है, तो पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तराखंड के नाम चेंज तक। ठीक है, जब 1 जनवरी 2007 को जब उत्तराखंड कर दिया जाता है, तो वहां तक हम पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड देखने वाले हैं। अच्छे चैनल के साथ बनी रहिएगा, चीजें आसान है, आपको याद हो जाएंगी अगर आप ढंग से चीजों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आंदोलन के प्रारंभिक बीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है आपका 1938 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है 1938 में, लगभग ये आपका मई की बात है। ठीक है, 5 से 6 मई की बात की हम बात कर रहे हैं, 1938 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, श्रीनगर में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, तो श्रीनगर में जो सम्मेलन होता है ये होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, किसका होता है, आईएनसी का होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है। ठीक है, आईएनसी होगा, नोट आईएनएस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसका एक विशेष अधिवेशन होता है, क्योंकि इनके अधिवेशन चलते रहते थे। तो इसी में, ठीक है, तो श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए यहाँ पे बात उठाई थी, और साथ में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित शामिल हुई थी। ठीक है, और जो प्रताप सिंह थे ना, तो प्रताप सिंह ने क्या किया था, यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यक्ष थे ना उस टाइम पे वो नरेंद्र देव थे, तो वो अनुपस्थित थे। तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो काम किया था वो प्रताप सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र देव की जो अनुपस्थित में है, किसने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किया था, तो प्रताप सिंह ने यहाँ पे किया था। तो सबसे पहले बात जो बनती है ना 1938 में, यही श्रीनगर सम्मेलन में ही बात उठती है, और यहाँ पे खुद यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे इसमें शामिल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। इसी के साथ ही इसके बाद 1938 में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में, कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है, और इसको बाद में हिमालय संघ सेवा संघ कर दिया जाता है। ये भी याद रखना, बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो जाता है। और प्रथम राज्य हेतु दिल्ली में 1938 में, ठीक है, तो यहाँ पे पृथक राज्य की मांग से सीधे सुमन के द्वारा क्या करता है, दिल्ली में इनकी स्थापना की जाती है, किसकी, गणदेश सेवा संघ की। ये क्वेश्चन पूछता है लखनऊ में हुई थी, देहरादून में हुई थी, श्रीनगर में हुई थी, या फिर दिल्ली में हुई थी। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे होती है, दिल्ली में आपको देखने को मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं 1946 में। ठीक है, 8 साल बाद एक हल्द्वानी सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है, हल्द्वानी सम्मेलन होता है, जहां पर बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में, ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में पर्वतीय भूभाग का मुद्दा उठाया जाता है। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल व कुमाऊं के लिए अलग क्षेत्रीय भाग की यहाँ पे मांग की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हल्द्वानी सम्मेलन था, तो वहां पे अलग क्षेत्रीय, देखिए, पहाड़ के लिए या गढ़वाल और कुमाऊं के लिए अलग क्षेत्रीय भाग की मांग किसने उठाई थी, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने उठाई थी। और इसके जो मेन चीज है, तो पर्वतीय भूभाग के लिए बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 1950 में, ठीक है, 1950 में हिमालय व उत्तरांचल को मिलाकर पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था, तो ये 1950 में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो कहा गया था कि हिमाचल व उत्तराखंड को मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य बनाने के लिए यहाँ पे पर्वतीय विकास जन समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। इसके साथ ही 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव पीसी जोशी ने सरकार को पृथक राज्य का ज्ञापन दिया था। किसने दिया था, पीसी जोशी जी ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से जो कौन थे, पीसी जोशी जी थे, इनने पृथक राज्य की मांग को लेकर भारत सरकार को क्या दिया था, यहाँ पे ज्ञापन दिया था। किसको दिया था, भारत सरकार को दिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम कुछ टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन योजना का आयोग का रूप क्या था, देखिए 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसके अध्यक्षता बनता है, या पॉलिटी में पढ़ते होंगे, फजल अली कमीशन जो बनता है। ठीक है, अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। ने क्या किया, प्रथम राज्य की मांग को अस्वीकार कर लिया, क्योंकि देखिए भारत में उस टाइम पे ना कोई भी भाषाई राज्य नहीं बने थे।
ठीक है, पहले फिर आंध्र प्रदेश बनता है क्योंकि वहां पे लार्ज स्केल क्या होते हैं, वॉयलेंस वगैरह हो जाता है। तो इससे पहले जो फजल कमीशन थी ना, इसने पृथक राज्य की मांग लिंग्विस्टिक बेसिस में मना किया था, नहीं बनेगा करके ऐसे कहा था। ठीक है, किंतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात इनने कही थी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इनने लिंग्विस्टिक बेसिस पे मांग के लिए मना किया था। ठीक है, बट इनने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र के अलग से राज्य बनाने की बात यहाँ पे कही थी। और टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने इसकी मांग उठाई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनने कब उठाई थी? 1957 में। तो 1957 में टिहरी रियासत के जो पूर्व नरेश थे मानवेंद्र शाह, इनके द्वारा प्रथम राज्य के से नई सिरे से मांग उठाने के लिए ये बातें उठाई थी यहाँ पे। ठीक है, सिरे से मांग उठाई थी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव भी यहाँ पे दिया था। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इनके बारे में पता यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे मेन चीजें स्टार्ट होंगी उत्तराखंड के लिए, जो चीजें बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, संगठनों का निर्माण और बढ़ता जन संघर्ष 1967 से लेके 1991 तक की चीजें यहाँ पे रहती है। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले जो होगा ना, पर्वतीय राज्य परिषद की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो पर्वतीय राज्य परिषद की अगर बात करता हूं तो इसका कहां पे सम्मेलन होता है? ये होता है रामनगर में सम्मेलन होता है। कहां पे होता है? रामनगर में सम्मेलन इसका देखने को मिलता है। अब रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद के यहाँ पे अध्यक्ष जो थे इसके, वो थे दया कृष्ण पांडे जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का क्या किया गया, यहाँ पे गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता दया कृष्ण पांडे जी ने यहाँ पे की थी। साथ ही साथ इस परिषद का ना 1973 में, इस परिषद का 1973 में क्या किया गया, पुनर्गठन करके जो सांसद थे आपके, कौन थे? प्रताप सिंह नेगी एवं नरेंद्र बिष्ट को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछता है। 1973 में पुनर्गठन इसका किया गया और 1969 में यूपी सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया गया और 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदियाल का दिल्ली में प्रदर्शन भी आपको देखने को इसी के साथ ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन किसने किया? यूपी सरकार ने किया। कब किया? 1969 में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखते हैं। अब आता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की बात आती है। ठीक है, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में क्या होता है, जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनता है। ठीक है, गठन कौन करता है इसका? पीसी जोशी जी कहते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, महासचिव थे। तो इनके द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन यहाँ पे 1970 में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है उत्तरांचल परिषद की बात हम करेंगे। तो 1972 और 1976, ठीक है, पहले हम बात करेंगे 1972 की बात करेंगे। तो 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहां पे हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ठीक है, और 1973 में इसी परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तरांचल परिषद ने दिया। कब दिया? 1973 में दिया। ये बना कब था? नैनीताल में 1972 में ये बना हुआ था। ठीक है, अगर आपको छोटा लगा तो इसको तो जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चीजें क्लियर आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही 1976 में फिर क्या होता है, उत्तराखंड युवा परिषद बनती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तराखंड युवा परिषद कब बनी थी? तो ये बनी थी 1976 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही 1978 में इनके द्वारा, इनके सदस्यों के द्वारा क्या किया गया? संसद का घेराव किया गया। ठीक है, संसद का इनके द्वारा घेराव किया गया। ठीक है, और इनकी यहाँ पे पसंद में क्या हुई? गिरफ्तारी भी देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरांचल परिषद के बारे में। ठीक है चीज वही, यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, आपने चीजें देखी हैं, ये दो बार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आगे देखते हैं। अब 1989 में इसी के साथ ही देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, 1979, ठीक है, तो जनता दल के एक थे, जनता दल थी आपकी। ठीक है, तो जनता दल के एक थे मेंबर थे, नेतृत्व कहूंगा, त्रिपेंद्र सिंह नेगी। कौन थे आपके? त्रिपेंद्र सिंह नेगी थे, त्रिपेंद्र सिंह नेगी। तो इनके द्वारा क्या किया गया यहाँ पे? उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। किसकी? उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये मेन चीज ये है, एग्जाम में पूछी जाती है। और इनके द्वारा ही जो त्रिपेंद्र सिंह नेगी थे ना, इनके द्वारा ही मोरारजी देसाई को पृथक राज्य के लिए क्या कहता ज्ञापन यहाँ पे दिया था।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथक राज्य के लिए ज्ञापन किसने दिया था मोरारजी देसाई को, तो वो त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने ही यहाँ पे दिया था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। भाजपा का समर्थन मिलता है, अब यहाँ पे क्या होता है, समर्थन मिलता है भाजपा का, तो 1987 में भाजपा का समर्थन देखने को मिलता है। अल्मोड़ा सम्मेलन में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा ने उत्तरांचल नाम स्वीकार कर अलग राज्य देने के लिए मांग यहाँ पे स्वीकार की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कभी एग्जाम में। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अल्मोड़ा में, और इनके द्वारा उत्तरांचल नाम स्वीकार कर लिया गया और राज्य देने की यहाँ पे मांग स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद की बात करूंगा मैं, तो 1988 में, ठीक है, तो शोभन सिंह जीना जी के द्वारा, तो 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना जी के द्वारा की एकता में यहाँ पे इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ही 1989 में फिर क्या होता है, राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर, जितने भी संगठन बने थे आज तक, तो सभी संगठनों ने मिलकर क्या किया, एक आंदोलन चलाने की बात की, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष, उत्तरांचल ही नाम था, ठीक है, उस टाइम उत्तराखंड की बात नहीं चल रही थी, तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की बात यहाँ पे सभी दल एक साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के द्वारा 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये टाइम पीरियड पूरा यहाँ पे याद होना चाहिए। अब देखिए 1991 में हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे सभी संगठन एक जैसे आ गए हैं और सभी ने यहाँ पे उत्तरांचल की बात को स्वीकार कर लिया है, भाजपा ने ऑलरेडी इसके ऊपर बातें कर ली हैं, ज्ञापन दे दी हैं। अब यहाँ पे मेन चीजें स्टार्ट होंगी, कैसी चीजें बनती है करके। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उत्तराखंड में हम यूकेडी को नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमने जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन को अधूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अभी तो देखिए यूकेडी काफी एक्टिव है, उसके बीच में एक्टिव नहीं थी, अभी काफी आशीष नेगी जी के आने के बाद ये यूकेडी एक्टिव भी हो गई है, और आपको पता ही है नेक्स्ट इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है उत्तराखंड इस बार रहने वाला है इलेक्शन, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय दल भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 15 साल से लेके, और इससे पहले तो आपका जो इससे पहले की विधानसभा है ना, वहाँ पे यूकेडी का एक भी मेंबर एमएलए वहाँ पे नहीं है, उससे पहले तो एक दो मेंबर यहाँ पे होते थे। तो इस बार जो इलेक्शन है ना, काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय दल भी काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, और भाजपा कांग्रेस भी एक्टिव यहाँ पे वो तो रहती है हमेशा की तरह। ठीक है, अगर क्षेत्रीय दल एक्टिव होते हैं ना कहीं ये लॉस होता है जो मेन पार्टियां होती है, नेशनल पार्टी जो होती है, कांग्रेस को या बीजेपी को। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और आप भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे इस बार जनजी है आप लोग, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग इसमें लेने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूकेडी के बारे में। तो उत्तराखंड क्रांति दल की हम बात यहाँ पे करेंगे, गठन एवं कार्य की इसकी बात करने वाले हैं। देखिए अब इसकी सबसे पहले हम यूकेडी की बात करेंगे, तो इसकी गठन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए इसका सिंबल जो है ना वो कुर्सी है। ठीक है, इसको याद रखना, इसका सिंबल क्या है, कुछ जैसे भाजपा का कमल का फूल है, और पंजा है आपका कांग्रेस का है। ठीक है, जब बहुजन समाजवादी पार्टी का आपका जैसे देखने को मिलता है यहाँ पे हाथी देखने को मिलता है, समाजवादी पार्टी का आपका साइकिल देखने को मिलती है, आम आदमी का आपको झाड़ू देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो यूकेडी का जो चुनाव चिन्ह है ना वो भी क्या है, कुर्सी है एक। ठीक है, तो गठन की मैं बात करूं तो 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित क्या हुआ था, यहाँ पे एक पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो वहां पे इसका गठन किया जाता है यूकेडी का। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल से कहते हैं, यूकेडी सॉल्व फॉर्म में कहते हैं, तो मेन नाम है इसका उत्तराखंड क्रांति दल है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कुर्सी है, चेयर है आपका। और लक्ष्य क्या था इनका, देखिए ये इनको नहीं पूछा जाता है, इनका जो यूकेडी का लक्ष्य था ना, इनने बोला था कि 8 पर्वतीय जिले जो है, ठीक है, जो 8 पर्वतीय जिलों हैं, इन 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर क्या है, पृथक राज्य का गठन यहाँ पे करना है हमको। ठीक है, तो यूकेडी की मांग थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, वो थे डॉक्टर देवीदत्त पंत, और ये देवीदत्त पंत कोई ये नहीं थे, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे एवं ख्याति प्राप्त क्या के शिक्षाविद थे। ठीक है, इसके साथ ही संस्थापक सदस्यों की मैं बात करूं तो इंद्रमणि बलोनी जी, काशी सिंह एरी जी, दिवाकर भट्ट जी, सुरेंद्र कुकरेती जी, और भी मेंबर थे इनके साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही विभाजन की बात करूं तो इसका विभाजन देखने को मिलता है 1987 में, और दल का विभाजन हो जाता है, और बागडोर काशी सिंह एरी जी के हाथों में इसकी बागडोर यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, होता क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यूकेडी जो है ना, तो यूकेडी की का विभाजन जो 87 में होता है ना, जिसके बाद क्या होता है, इसकी बागडोर यहाँ पे किसे चली जाती है, काशी सिंह एरी को चली जाती है। अब कहीं ना कहीं देखिए क्षेत्रीय दलों में भी अगर ये इस टाइप से विभाजन वगैरह होता है ना, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही इनको इसमें आना होता है, तो जिससे क्या होती है, एकजुटता बनी रहती है। इसके बाद 13 अप्रैल को इसके घर कुछ घटनाक्रम भी इसको देखने को मिलते हैं यूकेडी के। तो 23 अप्रैल 1987 को इसके उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पवार जी। तो इनने क्या किया ना, संसद में बम फेंक दिया। अब संसद में कोई दिल्ली जाके बम फेंक रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, आप न्यूज कंटिन्यूएशन न्यूज देखते हैं, तो आपने 1.5 साल पहले की न्यूज देखी होगी, कुछ लोग गए और दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या किया, अंदर मतलब उन्हें बम तो नहीं फेंका, पर अंदर उन्होंने क्या किया, जो आपके स्मोक वाले जो बम आते हैं ना, जिसमें वो कलर वगैरह निकलता है,
ठीक है, वो उसके अंदर डाल दिया था, तो अफरा तफरी मच गई थी संसद के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर उनको जेल वगैरह होती है इनके, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जाना, अभी आपने देखा होगा 20 तारीख को जब दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था, तो संसद को चलो का उसमें नारा दिया गया था, संसद चल रही सब लोग, तो उसके बाद भी आपने देखा होगा ना, पूरा संसद को क्लोज कर दिया गया था, बहुत से वहां पे फिर क्या हुआ, आंसू से गोले छोड़े गए। तो संसद वो क्या है, वो एक संविधान की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे देश की मेन चीज है वो, ठीक है। उसके ऊपर अटैक होना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो त्रिवेदी परिवार जी क्या गया, संसद में बम फेंक दिया गया और इसके बाद इनको बहुत सी यातनाएं यहाँ पे दी गई। 1990 में यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव जसवंत सिंह बिष्ट जो विधायक थे उस टाइम पे, इन्हें रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार जो यूपी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा थी, तो पहली बार प्रस्ताव कब रखा गया, 1990 में रखा, किसने रखा, जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा, और ये विधायक थे, ठीक है। इसके साथ ही 19 जुलाई 1992 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, ये ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट इसको कहा जाता है, यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट इसको कहा जाता है। तो काशी सिंह एडी ने उत्तराखंड का पहला ब्लूप्रिंट रखा और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर इसका नाम चंद्रनगर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ब्लूप्रिंट में ही गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी, अब देखिए गैरसैंण कहां पर है, चमोली में है, और लंबे संघर्ष से देखिए अभी भी ये बातें हम कब की पर 1992 की बात कर रहे हैं, और तब से लेके आज उत्तराखंड को बने हुए हम 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, और 10 साल इसको मानो, तो अभी भी आपके देखिए 35 सालों से अभी भी हम पूरी तरीके से, हमारे जो विधायक है, देखिए भराड़ीसैंण में इनने विधानसभा भवन बना दिया सब कुछ, पर अभी आप देखा ना प्रॉपर वे पे वहां पे ना विधानसभा सत्र नहीं होते हैं, 2 दिन 3 दिन होंगे, उसमें भी काम वगैरह कुछ होता नहीं है, क्योंकि विधायक मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों में आना ही नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा देहरादून के अंदर वो अच्छे खासे, बट जैसे ही थोड़ी भी ठंड कहीं वो आपके क्या निकालते हैं, ठंड होती है, ये होता है। अगर ये पहाड़ों पे चढ़ना ही नहीं चाहते तो त्योहार का विकास कैसे करेंगे ये विधायक जो होते हैं। तो इसके ऊपर सोचने की बात है। आप लोग जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप किसी पार्टी को, देखिए आपकी विचारधारा अलग होती है, आप जिस पार्टी की विचारधारा से आप सहमत है उसको वोट दीजिए, बट एक चीज ये देखिए कि आपका जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो विधानसभा में आपके मुद्दे उठा रहा है, वो आप किसी पार्टी को देख के आप वोट दे रहे हैं, या आपके क्षेत्र में जो काम कर रहा है, आपके जो मुद्दों का उठाना चाहता है, आप देखें कि किस टाइप से चीजों को लेकर चलता है, उसको आप वोट दीजिए। अपने मुद्दों को विधान, देखिए हर कोई विधानसभा नहीं जा सकता है, तो आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एमएलए को विधानसभा भेजते हैं, या मैं लोकसभा की बात करूं एमपी को भेजते हैं, तो क्या आपके वो मुद्दे उठा रहा है वहां पे, तो इसके ऊपर सोचने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में ना अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है, धीरे धीरे देखने को मिल रही है। क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब ये होता है कि आप ये देखिए कि आप क्यों चुन रहे हैं उसको, क्योंकि आपके मुद्दे, आप तो डेली बेस, अब इतनी पूरी जनसंख्या है, इतने लोग तो संसद पे जाएंगे नहीं, बातें उठाएंगे नहीं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं ना, तो वो कितना काम कर रहा है इसके ऊपर आप देखिए, तो उसी हिसाब से आप चीजों को सिलेक्ट कीजिए कि हाँ, ये जो पर्सन है ये आपके लिए काम करेगा, आपके मुद्दे को वहां उठाएगा। ये नहीं कि आप बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी दूसरे दल को वोट देके से भेज रहे हैं, और वो आपका कुछ काम कर नहीं रहा है, 5 साल में आ रहा है, आप वोट दे रहे हैं, एक बार हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं, फिर 5 साल तक अपना मुंह नहीं दिखा रहा है। नहीं, ये नहीं होता है, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखिए, अब इसके ऊपर ना काफी ज्यादा डिबेट हो जाता है, हम आगे बढ़ते हुए, हमने पढ़ना भी कंप्लीट करनी चीजें, इसके ऊपर भी कई बात करेंगे, क्योंकि इस बार उत्तराखंड चुनावी वर्ष है। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, मैं एक बात से कह दूं, देखो पॉलिटिक्स ना आपकी रोजी रोटी, आपका रोजगार, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन, हर कुछ आपकी ना पॉलिटिक्स से डिसाइड करती है। क्योंकि जो लोग, मैंने देखा है, बहुत लोग कहते हैं ना आप पॉलिटिक्स की बातें करते हो, आप पॉलिटिक्स के, हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमें तो पढ़ाई से मतलब है। देखिए आपकी पढ़ाई भी ना, आपके जो एग्जाम फॉर्म कितने आ रहे हैं, आपकी पेट्रोल का प्राइस क्या रहेगा, आपकी स्कूल की शिक्षा कैसी रहने वाली है, ठीक है। साथ में आपके लोकल में हेल्थ सेक्टर कैसा है, ये नहीं कि आप लोग पिथौरागढ़ में है, लोहाघाट में, चंपावत में कुछ भी हो रहा है सीधे हल्द्वानी रेफर कर रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उस अवेयरनेस ने, आपने इन मुद्दों को रखा ही नहीं आपके एरिया में, ठीक है। आपके पास अवेयरनेस थी नहीं, आप ये नहीं देख रहे कि हमारा एजुकेशन कैसा है, हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा है, तो आप इन मुद्दों के ऊपर जब बात करना सीखेंगे ना, ये सब पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। इसलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जो नहीं है, कहता है ना कहीं आपकी पॉलिटिक्स की चीजें चलती है, आपके आपकी जो दरें होती हैं, यहाँ पे खाने की चीजें, आपकी सब्जी की दरें, ये सब पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कभी इनका अच्छे डिस्कस करेंगे कभी हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम 1994 की बात करते हैं। जन आंदोलन का चरम वर्ष इसको माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ये वर्ष काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नए मोर्चों का गठन होता है अप्रैल 1994 में। होता क्या है, यहाँ पे उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया जाता है, ठीक है, और बहादुर राम टंटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चे का भी गठन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर पहले तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया जाता है अप्रैल 1994 में। इसके बाद ही
इसी अप्रैल में 1994 में ही संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का भी गठन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये सब किसके लिए है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए है। ठीक है, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की सबके लिए यहाँ पे बात चल रही है। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौशिक समिति का गठन, वह रिपोर्ट। अब कौशिक समिति क्यों बनती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। अब इनका कौशिक समिति का इनका पूरा नाम है ना, वो है रमाकांत, याद रखना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रमाशंकर कौशिक। ठीक है, देखिए तत्कालीन यूपी सीएम कौन थे उस टाइम? मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी वहां पे, और नगर विकास मंत्री थे रमाशंकर कौशिक। तो इन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया था इस समिति का। ठीक है, और ये सिफारिश क्या देते हैं मई 1994 में। तो 8 पर्वतीय, ये क्या करते हैं, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य और राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इसके यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो किसने सिफारिश की थी गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए? तो कौशिक समिति जो आई थी 1994 में बनती है। ठीक है, तो इनने यहाँ पे बोला गया था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य और राजधानी हम गैरसैंण बनाने की यहाँ पे सिफारिश ने की थी। फिर क्या होता है, जून 1994 में रिपोर्ट यूपी विधानसभा में स्वीकृत कर ली जाती है। ठीक है, इसके बाद 1994 में ही राज्य की अनिवार्यता हेतु विनोद बर्थवाल समिति भी बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 90 पृथक राज्य उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी क्योंकि ये इन चीजों को ना आप लोग पढ़ते कम है। तो याद रखना विनोद बर्थवाल समिति का संबंध किससे था? तो उत्तराखंड की अनिवार्यता का सुझाव देने के लिए बनाई थी। कब बनाई थी? 1994 में ये बनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेन चीजें हो गई हैं। जो रमाशंकर कौशिक जी हैं, इनकी समिति ने सिफारिशें स्वीकार कर ली थी और विधानसभा में इनको विधेयक भी पास करा लिया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जन आंदोलन की शुरुआत। अब जन आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है? ठीक है, इनके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए अब होता क्या है, कारण क्या था? अगस्त 1994 की बात कर रहा हूं मैं। मुलायम सिंह यादव द्वारा अगस्त 1994 में लागू की गई नई आरक्षण व्यवस्था। देखिए इनके द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, चीजें अब खराब यहां से होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या था ना, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो इनने आरक्षण की नई दस्तावेज लागू की, जिससे क्या होता है पौड़ी में, कहां पर? पौड़ी के अंतर्गत, पौड़ी में आपके इंद्रमती बरौड़ी जी तो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आमरण अनशन पे ये यहां बैठ जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है इसी के अंतर्गत, इसी में देखिए 1994 की बात कर रहे हैं ना, एक क्या होगा यहां पे आगे पढ़ेंगे हम, 1 सितंबर को 1994 को उधम सिंह नगर पर खटीमा जगह है जो, ठीक है, खटीमा में पुलिस ने क्या किया, आंदोलनकारियों पे गोली चला देते हैं और 25 लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब यहाँ से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि चीजें अभी तक शांत माहौल में चल रही थी, लोग आराम से चीजें कर रहे थे, बट यहाँ से क्या होता है, अब चीजें क्या होता है, थोड़ा आक्रोश में आ जाएंगे लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका प्लस पॉइंट क्या दिख रहा है, 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल में इंद्रमणि बडोनी का अनशन शुरू होता है, जिससे उत्तराखंड जन आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्रमणि बडोनी वाला ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तराखंड में काले दिन, खटीमा, मसूरी गोलीकांड वगैरह देखने को मिलते हैं। देखिए अब क्या होता है 1 सितंबर 1994, अब ये डेट याद रखना क्योंकि खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, साटावाटा कांड, ठीक है, जो आपका बाटा घाटा कांड जो होता है, ठीक है, सितंबर ये भी मसूरी में होता है, और इसके बाद आपका जो मुजफ्फरनगर कांड, ये तीनों की डेट पूछी जाती है अरेंज करने के लिए, तो ये आप पता होनी चाहिए। ये हुए तीनों 1994 में ही थे, पर इनका डेट याद रखना है। ठीक है, तो देखिए खटीमा कांड होता है उधम सिंह नगर में, खटीमा में पुलिस द्वारा शांतिपूर्व आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, 25 लोगों की यहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है, ये राज्य आंदोलनकारी माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए अभी जो आरक्षण वगैरह दिया जाता है इन्हीं के फैमिली वालों को ही दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जांच समिति की मैं बात करूं तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन एक जांच समिति बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये जो खटीमा क्वेश्चन पूछता है कि खटीमा जो गोलीकांड हुआ था 1984 में, उसकी हाईकोर्ट के रिटायर मतलब किसकी समिति में उस जांच समिति बनाई गई थी, तो एस श्रीवास्तव आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन शहीद हुए थे, वो आगे देखेंगे, हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे। ठीक है, मसूरी कांड की बात करूं 2 सितंबर 1994 को, तो ये स्थान था मसूरी में। तो मसूरी में क्या होता है, खटीमा कांड के विरोध में आयोजित होती है रैली अगले दिन। देखिए 1 सितंबर को ये हुआ ना, तो 2 सितंबर को इनके जो खटीमा गोलीकांड होता है ना, तो इसके विरोध में एक यहाँ पे मीटिंग होती है। ठीक है, फिर होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर पुलिस की फायरिंग कर दी जाती है, पुलिस यहाँ पे फायरिंग कर देती है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिए 7 आंदोलनकारी फिर से शहीद हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक डीएसपी जिनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी जी, और ये भी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 लोग इससे पहले खटीमा में एक दिन पहले, फिर 7 लोगों की डेथ यहाँ पे हो जाती है। फिर जांच समिति बनती है, इसके लिए जांच समिति न्यायमूर्ति मुरलीधर, इन्होंने कहा था, इन्हें जब जांच आई तो रिपोर्ट आई, इन्होंने बोला कि पुलिस की बर्बरता की पुष्टि की, इन्होंने कहा कि हाँ पुलिस ने यहाँ पे बर्बरता की हुई है।
विषय तथ्य की बात करूं तो जैसे अभी देखिए होता क्या है ना, जैसे अभी आपने दिल्ली का केस देख रहे हो, अभी देखिए रिसेंट केस समझने की ट्राई करिए। अभी दिल्ली में जंतर मंतर वाला 20 तारीख को देखिए, उसका देखा दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बर्बरता दिखाई गई, लाठियां चलाई गई, फिर आंसू गैस गोली, फिर उनके बाद वहां पे जो छर्रे मारे गए बंदूक से, ठीक है। तो ये सब यही चीजें होती। अब जैसे जांच समिति अभी तो सरकार बैठाएगी नहीं, बट वही बात क्या होता है ना, इनकी जांच समिति बैठाई जाती है तो कहीं ना कहीं बाद में जांच जब होती है तो इसमें निकलता वही है कि पुलिस ने जानबूझ के यहाँ पे अटैक किया था, सीआरपीएफ ने गोली चलाई थी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे, विषय तथ्य की बात करूं तो सुहानी बर्थवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली प्रथम महिला। कहा जाता था कि जो डीएसपी की हत्या हुई थी ना यहाँ पे उमाकांत त्रिपाठी की, तो इसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व थी ऐसा माना जाता है। इसलिए उत्तराखंड की जो सीबीआई की जांच होती है इसमें, तो पहली मुकदमा झेलने वाली महिला कौन है, वो यही है आपकी सुहानी बर्थवाल, ठीक है। एक एक चीजों को क्लियर करते बना जा रहा हूँ, चीजों को आराम से देखना आप लोग। अतिरिक्त घटना की बात करूं तो 15 सितंबर को फिर क्या होता है, मसूरी में वुडस्टॉक स्कूल है जो, ठीक है, वहां पे बाटा घाटा कांड होता है, ठीक है। तो बाटा घाटा कांड होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, पुलिस पूरे एरिया कवर कर लेती है ना, तो लोग क्या करते हैं, साइड से जंगलों से, एक बाटा घाटा मतलब कहने का मतलब ये है, लोग क्या करते हैं जंगलों से जो रास्ते होते हैं अपने लोकल रास्ते होते हैं वहां से यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद यहाँ पे रखना है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब फिर इसके बाद सबसे मेन चीज आती है, तो इसी के अंतर्गत देखिए अब ये 3 कांड हो गए, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 15 सितंबर। इसके बाद तीसरा जो आएगा आपका वो आएगा मुजफ्फरनगर कांड। क्या आएगा, मुजफ्फरनगर कांड। ये कब होता है, ये होगा 2 अक्टूबर को होगा, होगा सेम 1994 में ही होगा, पर ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। खटीमा कांड 1 सितंबर को, मसूरी कांड 2 को, 15 को बाटा कांड, ठीक है। तो बाटा घाटा कांड होता है, फिर 2 अक्टूबर को आपका था मुजफ्फरनगर कांड होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हम 1984, तो हम देखिए मुजफ्फरनगर कांड और निरंतर संघर्ष चलते रहे, हमने पूरा टाइमलाइन मैंने बना रखा है, तो आपको चीजें यहाँ पे इसके बाद मुझे लगता है कि आपको चैप्टर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फर कांड होता है, मुजफ्फरनगर कांड होता है, ठीक है। क्योंकि 2 अक्टूबर को एक विशाल रैली के लिए लोग यहाँ पे कहा दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। तो दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, क्योंकि देखिए मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर था, तो उस टाइम पूरा यूपी था, तो वहां पे क्या हुआ, पुलिस ने की और 6 लोगों की मृत्यु यहाँ पर भी हो जाती है। तो आपने देखा है 25 लोग खटीमा में डेथ हुए, फिर 7 लोगों की डेथ यहाँ पे मसूरी में हो गई, फिर आपके 6 लोगों की डेथ यहाँ पर हो गई है। और महिलाओं के साथ भी ना अभय था, क्योंकि अभी आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूज के साथ बने रहते हो आप लोग, न्यूज पेपर डालते रहते टेलीग्राम पे में। अभी ना इसमें जो पुलिस वाले थे जिन्हें यहाँ फायरिंग वगैरह की थी ना, उनके ऊपर जांच चली है अभी, उनका अभी यहाँ पे फाइनल कोर्ट ने अभी दिखाया था, अब उनको सस्पेंड वगैरह किया था, तो उनके ऊपर जांच अब बैठ रही है, मतलब बैठ रही है, कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिए, हाँ ये यहाँ कहीं ना कहीं इनमें इन्वॉल्व थे करके, ठीक है। देखिए ये हुआ कब है, 1994 में हुआ है, और आज हम बात कर रहे हैं 30 साल बाद, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 30 साल बाद चीजें निकल रही हैं, ठीक है। तो यही होता है, कोई भी जांच कमेटी बैठती है, लंबा सफर चले जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था, एक क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, इसे पूरे देश पर, सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था, और इसकी जांच समिति के लिए नेगी समिति यहाँ पे बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को ही ना रामपुर तिराहा कांड भी कहा जाता है, इसका कहता है इसको रामपुर तिराहा कांड भी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रामपुर तिराहा कांड भी इसी को कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर दिसंबर 1994 में दिल्ली कूच होता है, और यहाँ पे 7 दिसंबर को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, जिसमें भुवन चंद्र खंडूड़ी के नेतृत्व में यहाँ पे दिल्ली में रैली होती है, ठीक है। इसके साथ ही 9 दिसंबर को जेल भरो आंदोलन भी यहाँ पे शुरू। देखिए अब यहाँ पे क्या है, चीजें आप क्या हो रही है, लगातार हो गई। पहले क्या था, लंबे संघर्ष था, जो जांच समिति बनी थी, लोग अपने आंदोलन कर रहे थे। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए चीजें क्या होती है, जैसे ही खटीमा कांड होता है ना, खटीमा कांड से पहले मेन चीज जो थी ना, आरक्षण से रिलेटेड, जो 1994 में, अगस्त 1994 में जो मुलायम सिंह यादव ने नई आरक्षण नीति लागू की ना, वहां से इंदिरा जी का पौड़ी में अनशन होता है, वहां से ये बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यही जो टाइम पीरियड था जब उत्तराखंड बनाने के लिए 5 साल का लंबा संघर्ष, संघर्ष लंबा था, बट 5 साल ये क्या हुआ, कंटिन्यूअसली संघर्ष देखने को मिला, ठीक है। तो जेल भरो आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है। 1995 में घटनाक्रम की बात करूं तो 24 जनवरी संविधान बचाओ यात्रा दिल्ली में निकलती है। 21 फरवरी को पीएम को 10, चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीएम को क्या किया गया, यहाँ पे ये दिए गए, ठीक है, पोस्ट कार्ड। उसके बाद 3 जून को क्या होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या थे, राज्यपाल थे, ठीक है, यूपी के राज्यपाल थे उस टाइम पे, कौन थे, ये थे मोतीलाल वोहरा, मोतीलाल वोरा। देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना, अब जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना, तो कभी पूछ लेगा कि जब मायावती की सरकार बनती है 1995 में, तो उस टाइम यूपी का राज्यपाल कौन था। ऐसे क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में, ठीक है, एसएससी वगैरह में बन रहे, तो क्या पता यहाँ भी पूछ ले कभी। तो ये थे आपके मोतीलाल वोहरा थे। तो इनके द्वारा मुलायम सिंह सरकार जो होती है ना, मुलायम सिंह की सरकार थी जो, उसको बर्खास्त करके मायावती को यहाँ पे क्या होता है, मुख्यमंत्री बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मैंने पीडीएफ ये गलत लिखा हुआ है, उत्तराखंड में काला दिवस। उत्तराखंड में काला दिवस ना, ये आपका मुजफ्फरनगर कांड वाला था, तो इसको यहाँ ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ जब सही करूंगा तो बता दूंगा उसमें।
ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मायावती सीएम बनती है, तो इस दिन को यहाँ पे उत्तराखंड में खुशी दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ लोग क्या करते हैं, मुलायम सरकार बर्खास्त हो गई इसलिए लोग खुशी मनाते हैं। ठीक है, इतना याद रख लो। बाकी इसके ऊपर क्या थी, क्योंकि स्पेशल डे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जो काला दिवस है ये आपका मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था, तिराहा कांड, मुजफ्फर रामनगर रामपुर में तिराहा कांड है, तो इससे रिलेटेड ये माना माना जाता है। ठीक है, तो ये काला दिवस यहाँ पे ऐड हो गया है, तो इसको आप लोग, मैंने बता दिया, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद 10 नवंबर 1995 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सीरियंत्र टापू ये कहां पर है, श्रीनगर में है। तो यहाँ पे सीरियंत्र टापू कांड देखने को मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, 10 नवंबर 1995 को। तो इसमें क्या होता है, श्रीनगर में सीरियंत्र टापू पर आंदोलन कर रहे लोगों पर क्या कर दिया, यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, यशोधर बैजवाल एवं राजेंद्र रावत जी शहीद हो जाते हैं। दो लोग फिर यहाँ पे फिर से शहीद हो गए हैं। ठीक है, ये संघर्ष चल रहा है, देखिए कितना लंबा संघर्ष है। अभी की जो उत्तराखंड में देखिए, जो नेता है ना, काम नहीं कर रहे, पैसा खा रहे हैं, उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं ना, इनको नहीं पता कि कितने ज्यादा संघर्ष, लंबा संघर्ष यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यशोधर बैजवाल एवं राजेश रावत जी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, सीरियन टापू पर कौन शहीद हुआ था, तो आपको दोनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद जनवरी 1996 में खैट पर्वत टिहरी में, टिहरी में जो खैट पर्वत है ना, तो वहां पे क्या होता है, आंदोलनकारियों द्वारा 32 दिन का अनशन किया जाता है। कितने दिन का, 32 दिन का यहाँ पे अनशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड रहा है। फिर आगे हम देखते हैं मेन मेन चीजों को। अब क्या होता है इसके बाद, देखिए मेन मेन चीजें अब यहाँ पे मैंने कहा था, अभी आगे फिर बताता हूँ। पहले एक बार हम शहीदों के नाम, क्योंकि ये आपका यूकेपीएस ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था अभी 1 साल पे, 1.5 साल पहले, तो वहां पे खटीमा गोलीकांड में बोला गया था इनमें से कौन से शहीद नहीं हुए थे करके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, देख लेते हैं। खतीमा कांड को हमने देख लिया, 1 सितंबर 1995 4 को होता है। प्रताप सिंह नेगी, देखिए यहाँ पे कितने होते हैं, 7 लोग शहीद होते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट जी, भगवान सिंह त्रियाला, गोपीचंद रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद एवं भुवन सिंह। ठीक है, इसके बाद मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, 25 लोग थे, नॉट 7 लोग। ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे थे 7 लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेन जो लोग है ना, मैंने बता दिया है, आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं ये मसूरी कांड की, तो देखिए हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन गंगनाई, बलवीर सिंह नेगी, उमाकांत त्रिपाठी एंड जेठू सिंह। उमाकांत त्रिपाठी कौन थे, ये डीएसपी थे। ठीक है, इसके बाद मुजफ्फरनगर कांड होता है 2 अक्टूबर 1994 को। मेन मेन नाम, राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपड़ियाल, अशोक कुमार कौशिक। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपका होता है जो 3 अक्टूबर को भी एक होता है। ठीक है, यहाँ पे देहरादून में राजेश रावत, बलवंत सिंह राज सजवाल, दीपक वालिया, जयानंद बहुगुणा। इसके बाद इसमें अलग अलग है। ठीक है, ये देहरादून में हुए थे। फिर नैनीताल में हुए थे प्रताप सिंह बिष्ट। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये डेट भी यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद सीएन टापू पर बात करूं तो बता दिया मैंने, 10 नवंबर 1995 को होता है। सीएन टापू कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, यहाँ पे आंदोलन में गोली चलाई जाती है और राजेश रावत और यशोधर बैजवाल ये शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, राज्य निर्माण का विधायी सफर के बारे में एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए काफी अच्छी स्लाइड बनी है आप लोगों के लिए, चीजें आपको क्लियर हो रही है एक करके, क्योंकि इससे ये होता है ना, पढ़ने में भी आपको क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। क्योंकि बुक में तो चीजें दी हुई है नो डाउट, पर इससे स्लाइड से पढ़ोगे ना तो मेन मेन पॉइंट दिख जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अब इसके बाद क्या होता है ना, मैंने बात की आपसे कि खैंट पर्वत पर भी आंदोलन वगैरह टिहरी में 32 दिन का होता है। फिर आपका लाल किले की घोषणा, अब देखिए 15 अगस्त वैसे भी आ रहा है, 15 अगस्त को, हर 15 अगस्त को क्या होता है ना, जो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो लाल किले से क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं, उसके बाद वहां पे भाषण देते हैं। तो सबसे पहले तत्काल उस टाइम पे जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य निर्माण की आधिकारिक घोषणा यहाँ पे कर दी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पल था उत्तराखंड के लिए। ठीक है, इसके बाद होगा आगे क्या होता है, जॉर्ज कमेटी व यूपी विधानसभा, जुलाई हम बात करेंगे 2000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया। ठीक है, जॉर्ज कमेटी के द्वारा पंतनगर का दौरा करते हैं और उधम सिंह नगर को इसमें शामिल करने की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए पहले जो बात चल रही है ना, वो 8 की बात चल रही है, 8 जिलों के बाद। अभी वहां पे हरिद्वार उधम सिंह नगर की बात नहीं चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे इनके इनके द्वारा दौरा किया गया, इनको शामिल करने की बात चलेगी पंतनगर को भी। ठीक है, उधम सिंह नगर को। इसके बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक यूपी विधानसभा में पारित किया जाता है। देखिए ये डेट यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है। और केंद्र में उस समय एनडीए की सरकार थी। एनडीए की मतलब जो बीजेपी का जो अलायंस होता है ना, उसको एनडीए कहते हैं। ठीक है, जिसमें खाली बीजेपी नहीं होती है, बीजेपी अलग है और एनडीए अलग है। ठीक है, एनडीए में ना अलग अलग क्षेत्र दल होते हैं, तो ये एक अलायंस टाइप बनता है, जिसमें एनडीए के साथ बीजेपी भी उसके अंदर होगी, उसकी जो और क्षेत्रीय पार्टी होंगी जैसे शिवसेना उसके अंदर आती है। ठीक है, और भी बहुत सी पार्टीज हैं वो एनडीए के अंतर्गत यहाँ पे आती हैं।
और यूपी में उस टाइम पे सीएम जो थे ना वो राजनाथ सिंह थे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है, तो इसके बारे में आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। 27 जुलाई आपको डेट याद रखनी है। संसद में पारित की बात करूं तो 1 अगस्त को फिर क्या होता है, लोकसभा में पारित कर लिया जाता है बिल, और 10 अगस्त को राज्यसभा से भी पास हो जाता है। अब बचा यहाँ पे राष्ट्रपति के साथ में, दोनों से पास हो गया है। अब फिर क्या होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 डेट बताऊंगा। जो आपकी बीएस नेगी जी की बुक है वहां पे 25 अगस्त दिया है, और इसी में आपकी जो परीक्षा वाणी है, ठीक है, परीक्षा वाणी में आपको यहाँ पे डेट दी हुई है जो 28 अगस्त की दी है। तो आपको दोनों याद रखना है, जो ऑप्शन में आएगा एग्जाम में आपको उसमें टिक करना है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले कहता हूं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे या उत्तराखंड की आप चीजें पढ़ेंगे ना, वहां पे डेट होगा काफी ज्यादा ऊपर नीचे, बट आपको दोनों डेट याद रखनी है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। बीएस नेगी जी की बुक में आपके 25 अगस्त दिया हुआ है, और आपकी जो परीक्षा वाणी की बुक है वहां पे 28 अगस्त यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पे, के आर नारायणन थे। इनने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दे दी, और इसके बाद ही उत्तराखंड क्या होता है, राज्य बन जाता है, और 9 नवंबर को 2000 को उत्तराखंड राज्य यहाँ पे अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे चीजों को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम उत्तराखंड राज्य का उदय की बात कर लेते हैं। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य यहाँ पे बनता है उत्तरांचल। देखिए उत्तराखंड नाम नहीं पड़ा है अभी, ठीक है, उत्तरांचल पड़ा है, इसको भी याद रखना। इसके बाद कभी कभी आपको घुमा भी देगा ऐसे, ठीक है, ऑप्शन दे देगी, आप ढंग से पढ़ना, क्योंकि आपको कभी बोलेगा उत्तराखंड कब, उत्तराखंड नाम कब पड़ा, तो आप लोग को वहां पे 9 नवंबर भी दे देगा ऑप्शन में, और वहां पे आपको 1 जनवरी 2007 भी दे देगा। तो आपको उत्तराखंड बोला है तो यहाँ पे इसको टिक करना है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना था, बाद में नाम चेंज हुआ है। पॉलिटी में आप आर्टिकल पढ़ते होंगे 3, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आगे देखेंगे, आगे देखते हैं कहीं लिखा होगा। ठीक है, अब प्रथम प्रशासनिक ढांचे की बात करूं मैं, तो पहले मुख्यमंत्री बनते नित्यानंद स्वामी, इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है, अभी उनको ऐसे बना दिया गया है। पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बनाराजी पूछते, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, संवैधानिक आधार की बात करूं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है, जब मैं आर्टिकल 3 बताया था ना, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने राज्य गठन किया, यह 52वां। अब देखिए आप लोग इसको नहीं पढ़ते हैं बहुत बार, ठीक है, तो यही पढ़ लो क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कोई पूछ लेगा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह पारित हुआ था, और उत्तराखंड राज्य यहाँ पे बनता है। नाम परिवर्तन की बात करूं तो उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक था 2006 का था। ठीक है, संसद द्वारा 21 सितंबर 2006 को पारित हुआ, और अधिसूचना अनुसार 1 जनवरी 2007 को राज्य का नया नाम आधिकारिक रूप से उत्तराखंड प्रभावी आ गया, और तब से उत्तराखंड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए मेरे को तो ना उत्तरांचल नाम अच्छा लगता था, उत्तराखंड मतलब क्या है, उत्तर का खंड हो गया एक टाइप से, बट ठीक है, उत्तरांचल नाम अच्छा था। ठीक है, अभी अभी बहुत से लोग होते हैं, अभी आप साउथ में जाएंगे या आप गुजरात साइड जाएंगे ना, तो वहां अभी भी लोग कहते हैं उत्तरांचल से, आप ऐसे पूछते हैं। ठीक है, वो उत्तराखंड अभी नहीं, क्योंकि ये चेंज हुआ, बट अभी लोगों के मन में स्टार्टिंग में जो चीज बनती है ना, लोगों के दिमाग में वही बैठ जाता है, तो उत्तरांचली लोग ज्यादातर यहाँ पे बोलते हैं, मतलब फिर तो अब तो उत्तराखंड है वगैरह दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब गैरसैंण के बारे में बात यहाँ पे कर लेते हैं। किसके बारे में, गैरसैंण के बारे में बात थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पृथक राजधानी की भौगोलिक महत्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए गैरसैंण काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे तो ये वैसे भी न्यूज में आ जाता है। ठीक है, हर कोई पॉलिटिक्स इसी के ऊपर खेलता है। देखिए अब देखते हैं हम लोग, सटीक स्थिति की बात करूं तो चमोली जिले की गैरसैंण तहसील चांदपुर परगने के लोहा पट्टी में देखने को आपको मिलता है गैरसैंण। पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूं, यह दूधातोली व व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पास स्थित दूधातोली की 5 नदियां निकलती हैं। अटागार, आगे हम जब ज्योग्राफी करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, अटागार, पश्चिमी रामगंगा, बूनो, पूर्वी नियार और पश्चिमी नियार। आसपास विंसर महादेव और बेनीताल स्थित भी इसके आसपास देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे ऊंचाई व केंद्र की बात करूं तो समुद्र तल से लगभग 5360 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलता है गैरसैंण, और यह गढ़वाल व कुमाऊं का सटीक मध्य बिंदु माना जाता है। ठीक है, अगर उत्तराखंड का मैप बनाते हो ना, अभी हमारी राजधानी कहाँ पर है, देहरादून में है, होने को गैरसैंण भी है। अब गैरसैंण ना बिल्कुल पॉइंट में बीच में आता है, यहाँ पे है इसका एक ही चीज है ना, लोग क्यों मना करते हैं यहाँ, क्योंकि देखिए 2 3 चीजें होती है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको दोनों पॉइंट बताऊंगा इसके। ठीक है, देहरादून देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम तो लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि देहरादून जैसे सिटी बन चुकी है ना, जिस हिसाब से उसको राजधानी के तौर पे डेवलप कर चुका है, वहां पे देखिए मेन चीज बताता हूँ मैं। देखिए बहुत से लोग कहेंगे सर आप फेवर कर, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ देहरादून का, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि चीजें होती क्या है। देखिए सबसे पहले तो देहरादून में ना एयरपोर्ट है। देखिए किसी भी राजधानी के पास में ना ये चीजें होना बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले वहां पे एयरपोर्ट है, अच्छा। दूसरा कनेक्टिविटी है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, होने को गैरसैंण में हो सकता है, पर आपको पता है कि पहाड़ी जगह पे चीजें जल्दी नहीं हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट है, उसके बाद कनेक्टिविटी है हाईवेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बन गए हैं, बहुत से ऑफिस आ चुके हैं। ठीक है, जैसे अब अगर गैरसैंण अगर पूरा का पूरा अगर ट्रांसफर करते भी है ना, तो गैरसैंण में अभी भी आपको 15 से 20 साल लग जाएंगे डेवलप होने में उसको।
ठीक है, क्योंकि अभी मैं गैरसैंण गया नहीं, पर जितना मैंने देखा है, जितना वीडियो देखे, जितना लोगों से बात की है मैंने, गैरसैंण अभी इतना डेवलप नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, सरकार जब डेवलप करेगी तो ऑब्वियस सी चीजें होती हैं डेवलप, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उससे क्या होगा ना, जो मेन मुद्दे हमारे एजुकेशन की चीजें हैं, हमारे बाकी की जो चीजें हैं ना, उनमें क्या होगा वहां पे टाइम, हमको वो चाहिए नहीं भाई। हेल्थ सेक्टर को अभी मेन हमारे फोकस जो है ना, एजुकेशन को है, हेल्थ को है और कनेक्टिविटी को, इनको सुधारना मेन है। और हाँ, ये मैं कहूंगा कि सरकार को इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए कि प्रॉपर वहां पे सत्र होते रहे साल में। ठीक है, जैसे सत्र होते हैं तो एक सेशन वहां कर लो, एक देहरादून में कर लो, चीजें ऐसे बन सकती है, क्योंकि सब जगह होता है ऐसा। आप शिमला में, आप हिमाचल जाएंगे वहां भी ऐसा होता है, आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहां भी ऐसा होता है। अलग अलग राजधानियां हैं तो वहाँ काम भी होते रहते हैं, बट उत्तराखंड में क्या होता है, पूरा फोकस देहरादून के ऊपर ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन चीज है, क्योंकि मैं देखिए, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ, कभी ना ये आता है चीजें, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अब बहुत से लोग मुझे, आप लोग ये भी कहेंगे सर आप देहरादून के बारे में ज्यादा कह रहे हैं, फेवर वहां होनी चाहिए, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट की बात नहीं है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको ना एडवांटेज डिसएडवांटेज उन्हें पता होना चाहिए। कभी एग्जाम में आपको लिखने के आ जाएगा ना, तो आपको ये लिखना है कि देहरादून के बारे में इनको पॉइंट को लिखो, वहां पे कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, मैदान में है तो चीजें इजीली चीजें मिल जाती हैं। इस टाइप से आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं। फिर वैसे आप गैरसैंण का भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी दिखा सकते हैं कि गैरसैंण बनाएंगे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये मिडिल में है, सभी दृष्टिकोण से यहाँ पे पहुंचने कनेक्टिविटी मतलब पास चीजें हो जाती हैं। ठीक है, सबसे किलोमीटर क्या है, 250-200 किलोमीटर के बीच में सब अगर आप यहाँ से आते हैं तो वही बात पड़ेगी, इधर से आते हैं यही बात पड़ेगी। यही पिथौरागढ़ अगर कोई देहरादून जाता है तो उसको 2 दिन पूरे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ये पॉइंट मैंने बताई आपको, तो आपको इनको नोट यहाँ पे करते रहना है। ऐतिहासिक मांग की बात करूं तो 1992 में यूके ने ब्लूप्रिंट में इसे प्रस्तावित राजधानी बनाकर चंद्रनगर रखा गया, हमने आगे पढ़ लिया है। और कौशिक समिति बनती है 1994 में। गैरसैंण को 68% गैरसैंण के लिए 68% जन समर्थन की रिपोर्ट दी और राज्य को 3 मंडल बनाने की। जैसे अभी देखें आप कितने 2 मंडल है, एक आपका कुमाऊं मंडल है, एक आपका गढ़वाल मंडल है। तो जो कौशिक समिति थी ना, इसने जन समर्थन की बात की कि 68% लोगों ने उस टाइम पे बोला हाँ गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए, फिर भी यहाँ पे नहीं बना पाए ये लोग। देखिए 50% से ज्यादा वेटेज है, 68% यहाँ नहीं होता है। 68% मतलब जन समर्थन कह रहा है कि ये चीज यहाँ बननी चाहिए, तो वहीं बननी चाहिए थी। इसके बाद 3 मंडलों की बात की गई थी, बट 2 ही मंडल बने, एक कुमाऊं मंडल, एक गढ़वाल मंडल बना यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजधानी चयन आयोग एवं संघर्ष की बात। अब देखिए राजधानी की बात, अब आगे और समितियां बनती हैं। अब होता क्या है, स्थायी राजधानी चयन आयोग की मैं बात करूं तो एक कमेटी बनती है, दीक्षित आयोग बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दीक्षित आयोग का गठन किया जाता है 11 जनवरी 2001 को किया जाता है, अंतरिम भाजपा सरकार द्वारा। इंतरिम सरकार, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2002 में होता है उत्तराखंड में, जहां पे निर्वाचित सरकार आएगी कांग्रेस की, जहां पे कौन बनेंगे, एनडी तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले निर्वाचित। हाँ, अभी क्या है, अभी अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पे अंतरिम सरकार है अभी भाजपा की। नवंबर 2002 में पुनर्जीवित। ठीक है, दीक्षित आयोग 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित के अध्यक्ष में बने। देखिए ये क्वेश्चन याद रखना, दीक्षित आयोग का पूरा नाम क्या, इनका नाम है वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं 17 अगस्त 2008 को, और इनकी 60 पन्नों की ये रिपोर्ट देते हैं। इनने क्या सिफारिश दी थी, इसको याद रखना आप। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट बनेगा। देखिए आयोग ने 5 शहरों का नाम दिया राजधानी बनाने के लिए, एक देहरादून बोला, एक काशीपुर, एक रामनगर, एक ऋषिकेश, एक गैरसैंण, इनने 5 नाम दिए। का चयन सर्वे किया और किंतु केवल देहरादून व काशीनगर को स्थायी राजधानी के लिए इनने योग्य पाया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, देखिए यहाँ पे बात हो जा रही है, इनने मैदानी चीजों को फेवर, अभी आपने देखा होगा ना, ये चीजें छोड़ो, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है, आपने देखा होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था नैनीताल में। देखिए काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, पहाड़ में है, कनेक्टिविटी आसान नहीं होती है, टूरिस्ट ज्यादा आता है कि वहां पे हाईकोर्ट का काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हाईकोर्ट को ये बात चल रही थी कि हल्द्वानी शिफ्ट करना है, तो गोलापार की जो जमीन है वहां पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पेड़ कटे थे, फिर से ये चीजें अटक गई थी, सुप्रीम कोर्ट चली गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ नैनीताल में दबाव बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट इतना ज्यादा है, जगह भी वहां पे कम है, अगर वहां पे चीजें डेवलप करते हो ज्यादा तो दबाव पड़ता है पहाड़ों पे, कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक आपदा को क्या करते हैं, इन्वाइट करते हैं। तो उनने यहाँ पे बात किसका दे दिया, ये दे दिया हल्द्वानी में फिर से यहाँ पे बनने वाला है। जगह दूसरी है, बट यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, अब आपका जो हाईकोर्ट रहने वाला है ना, वो यहाँ रहेगा हल्द्वानी के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज ज्यादा फेवर की जाती है। तो देहरादून और काशीपुर, बट ये गलत भी है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य के पर्वत की अलग करने के लिए ही बनाया गया था, बट चीजें यहाँ पे पर्वतों में ही होनी चाहिए। बट आपने देखा है अगर ज्यादा डेवलपमेंट चीजें होती है तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को, अब देखिए सस्टेनेबल चीजें होती है, सरकार अगर चाहे तो चीजों को प्रॉपर वे पे चीजें कर सकती है मॉनिटरिंग करके, बट ऐसा होता नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है, कहने की बातें होती है सब। तो यहाँ पे देहरादून और काशीपुर को यहाँ पे 2 नाम यहाँ पे दिए गए। अब बलिदान और राजनीतिक दृष्टि की बात करूं तो बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान, इनका मूल नाम था मोहन सिंह नेगी। गैरसैंण राजधानी की स्थापना हेतु
बेनीताल में 38 दिनों तक इनने आमरण अनशन किया था और 8 अगस्त 2004 की मध्य रात्रि में शहीद हो गए थे। देखिए 38 दिन तक सरकार ने सुध नहीं ली इनकी और इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, और इन्हीं की समाधि कहाँ पे है? बेनीताल में देखने को मिलती है। पुस्तक का समर्थन देखूं तो पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है उत्तरांचल प्रदेश क्यों मैं गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान माना था। देखिए ये तो उत्तराखंड के सीएम भी रहे ना, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि चीजें ना पॉलिटिकली एक इंसान से नहीं होती है, कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है वो चीजें मैटर करती हैं। नहीं तो वो कहते हैं ना, सभी की पावर मुख्यमंत्री नहीं, सभी पावर मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। ठीक है, उनका पीछे से सपोर्ट होता है, दबाव होता है, बहुत चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए इनने खुद बोला था कि गैरसैंण राजधानी, पर हाँ इनने बात की आगे आगे जाके गैरसैंण को प्रॉपर वे आपने देखा होगा 2020 में वहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने गैरसैंण को राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी और वहां पे चीजें होती भी हैं। ठीक है, चीजें प्रॉपर वे पे चल रही हैं वहां पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब हम। देखिए गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी का सफर, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए नवंबर 2012 में सीएम विजय बहुगुणा द्वारा गैरसैंण में कैबिनेट बैठक की जाती है और इसके बाद 14 जनवरी 2023 को भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास भी किया जाता है। इसके साथ ही 2004 में 5 में जून 2014 में गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र होता है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये स्कूलों में चला था वहां पे। ठीक है, तब क्योंकि बिल्डिंग थी नहीं वहां पे। और नवंबर 2015 में पहला शीतकालीन सत्र देखने को आपको कहां पे मिलता है? गैरसैंण में देखने को मिलता है। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी जाती है 2020 में। ठीक है, याद रखना। देखिए दोनों पार्टियों ने कर रखा है। सीएम बहुगुणा ये कांग्रेस से थे, ठीक है, इनने बात की। फिर यहाँ पे बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बात कर ली। फिर 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाती है और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया जाता है। इसके बाद ये नया डेवलपमेंट है आपका। अभी 17 अगस्त 2023 को अनुच्छेद 201 के अधीन राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों हेतु राजकीय सेवा में 10% क्षेत्रीय आरक्षण की बात की जाती है और आरक्षण विधेयक 2030 को यहाँ पर स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, और अभी आपका यहाँ पे एक भवन है भराड़ीसैंण में, अभी सत्र भी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अभी के मानने कहूंगा हाँ है, अभी राजधानी दोनों साइड है, यहाँ भी है वहां भी है, पर ज्यादा अभी भी आपने देखा होगा जो ज्यादा फेवर दिया जाता है वो देहरादून को दिया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उत्तराखंड के जो जिले हैं इनके क्षेत्रफल का क्रम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक क्षेत्र वाले क्रम है, टॉप 6 की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है चमोली का। ठीक है, कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद उसे थोड़ा सा कम है उत्तरकाशी का। तीसरे पे पिथौरागढ़ है 7090। पौड़ी का है 5329 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल का है 4251 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है टिहरी, और देखिए इसके छोटा है, इससे है छोटा है अल्मोड़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा? अल्मोड़ा आएगा। न्यूनतम की बात करूं, सबसे कम है, छोटा है एरिया वाइज, वह चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर है, उससे कम, उससे बड़ा हरिद्वार है, उससे बड़ा उधम सिंह नगर है, उससे बड़ा आपका देहरादून है। देखिए हरिद्वार उधम सिंह कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन कभी मुझे लग रहा है कि एग्जाम में पूछेगा जरूर। हरिद्वार छोटा है उधम सिंह नगर के कंपेयर में। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग किलोमीटर 2360 है, इसका 2552 है। देखिए ये दिमाग में आ जाते हैं ना, तो इनको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। दिमाग में आया अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उत्तराखंड में जनपदों का क्या करते हैं, गठन के बारे में देखते हैं, कौन सा कब बनाया करके। देखिए 1839 में गढ़वाल जिला श्रीनगर, 1840 में पौड़ी गढ़वाल, 1854 में कुमाऊं मंडल में नैनीताल, 1891 में नैनीताल एवं अल्मोड़ा, फिर उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी जिला। फिर स्वतंत्रता के बाद हमारे पास उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ बनते हैं 24 फरवरी 1960 को। 1969 में गढ़वाल मंडल का सृजन किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, 1969 में ही ये निकल लिया, गढ़वाल मंडल हो गया। 13 मई 1972 को चंपावत तहसील बनती है, तहसील बन रही है यहाँ, इनको जान लेना। इसके बाद 1975 को देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया जाता है, पहले सहारनपुर में था, इसको भी याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार बनता है, 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर बनता है और 15 सितंबर 1997 को चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर तीन बनते हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए अब होता क्या है ना, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी मैचिंग फॉर्मूले में पूछ ले जाते हैं। तो मुख्य दूरियों की बात करूं, गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पिथौरागढ़ की है 280, मैंने बताया ना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। न्यूनतम दूरी रुद्रप्रयाग की है 46 किलोमीटर गैरसैंण से। ठीक है, देहरादून से जो सर्वाधिक दूरी है पिथौरागढ़, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल यही दिया था आपको। पिथौरागढ़ के लिए ना 568 किलोमीटर पड़ जाता है किसी को, अगर राजधानी में कुछ काम है तो, और अगर गैरसैंण होता तो 280 किलोमीटर ही पड़ता उसको। न्यूनतम दूरी हरिद्वार की है देहरादून में 55 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी गैरसैंण में रुद्रप्रयाग की है 46 किलोमीटर।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होता है और आज की वीडियो थोड़ा क्या थी, देखिए उत्तराखंड के नागरिक के होते हुए हमने आज चीजें डिस्कस की आराम से चीजों को, ठीक है, और आपने चीजों को समझा भी। जिसको ये पॉइंट नहीं बताते आप इनको मेंशन कर सकते हैं बाद में कभी। बाकी आप लोग चीजों को बताइए चीजें कैसी हैं क्या हैं, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।